ये आरटीआई का डेटा भाई, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ है। कुछ जगह पे वीएलएसआई के पैकेजेस ने सीएस के पैकेजेस को भी बीट किया हुआ है। क्या एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट आईआईटी से वीएलएसआई में एमटेक कर सकता है? Micron's investment in Gujarat will make India global hub for semiconductor manufacturing official। बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने PSUs की वेल पेइंग जॉब छोड़ के टॉप की आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास, यहां से जाके वीएलएसआई वाला कैरियर ऑप्ट किया। देखिए, आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि ऑटोमेशन का जमाना है या ऑटोमेशन का फ्यूचर है। अभी ऑटोमेशन के लिए जो सबसे जरूरी चीज होती है वो होती है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में आप लोग आईसी भी बोलते हो। अभी आईसी एक चिप होती है जिसपे आप लाखों लाख ट्रांजिस्टर्स आपस में ऐड कर देते हो, जिसकी मदद से आप बहुत सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को ऑटोमेट कर सकते हो। अब ये इंटीग्रेटेड सर्किट है। अगर यही वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन हो जाता है, इसी को वीएलएसआई बोला जाता है। जब हम लोग कॉलेज में थे ना, तो उस टाइम पे इतना वीएलएसआई सुनने में नहीं आता था। अभी हाल फिलहाल में 3-4 सालों में हर जगह पे जहाँ देखो वीएलएसआई ही सुनने में आ रहा है। अब हमारे टाइम पे वीएलएसआई के बारे में इतना ज़्यादा चर्चा, इतनी ज़्यादा बात क्यों नहीं होती थी? क्योंकि उस टाइम पे इंडिया में ना वीएलएसआई के अराउंड ज़्यादातर टेस्टिंग या फिर असेंबलिंग का ही काम होता था। कभी भी ना इंडिया में चिप डिज़ाइनिंग का काम उतना ज़ोरों शोरों से उस टाइम पे नहीं होता था जब हम लोग बीटेक किया करते थे। धीरे धीरे जैसे ज़माना बढ़ा, जैसे दुनिया ने तरक्की की, तो इंडिया भी तरक्की करना चाहता था। तो इंडिया ने भी इस बात पे बहुत गौर करना स्टार्ट किया कि भाई हमको सिर्फ टेस्टिंग और असेंबलिंग में नहीं रह जाना, हमको प्रॉपर एंड टू एंड चिप डिज़ाइनिंग का एक हब बनना है। जैसे कि यूएस में सिलिकॉन वैली होती है, वहाँ पर पूरा एंड टू एंड चिप की पूरी डिज़ाइनिंग होती है, टेस्टिंग, असेंबलिंग, सब कुछ पूरे एक प्रॉपर फाइनल चिप एज अ प्रोडक्ट बन के रेडी हो जाती है। और इंडिया भी उसी डायरेक्शन में कदम बढ़ा रहा है। इंडिया भी चाहता है कि वो पूरे वर्ल्ड में जो आपके सेमीकंडक्टर चिप्स होते हैं उनकी डिज़ाइनिंग का एक हब बने। तो आप बोलोगे सर हम आपकी बात पे कैसे भरोसा कर लें कि इंडिया ऐसा सच में चाहता है या इंडियन गवर्नमेंट की सच में ये मंशा है? आप मेरी बात पे भरोसा मत करिए। आइए कुछ बहुत लेटेस्ट आर्टिकल्स हम लोग देखते हैं। यहाँ से आपको अंदाज़ा लगेगा कि जो वीएलएसआई है उसका सच में रियल फ्यूचर क्या है। देखिए, रियल फ्यूचर हमेशा इस बात से डिसाइड होता है कि आपकी गवर्नमेंट उस चीज़ को लेकर सीरियस है कि नहीं है, और अगर सीरियस है भी तो क्या उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट भी कर रही कि नहीं कर रही। अगर कहीं एक जगह पे गवर्नमेंट ने पैसे लगा दिए या किसी और कंपनी ने पैसे लगा दिए, इसका मतलब है कि फिर उस पैसे से रिकवरी ज़रूर करी जाएगी। और रिकवरी तभी हो सकती है जब वो प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए बहुत सारी एंटिटीज़ एक साथ काम करें, गवर्नमेंट भी उसी डायरेक्शन में काम करें, अगर कोई प्राइवेट प्लेयर भी उसमें इन्वेस्टर है वो भी उसमें काम करें, तो सब लोग मिलजुल के एज एक इकोसिस्टम बनाते हैं और वो पूरा इकोसिस्टम उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए काम करता है। तो सबसे पहली चीज़ इस बात पे गौर करते हैं कि क्या सच में हमारी गवर्नमेंट इस चीज़ को लेकर सीरियस है, और अगर सीरियस है तो क्या वहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट भी आई है या नहीं है। और अगर इन्वेस्टमेंट आ चुकी है तो आप गारंटी मानिए कि इस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए सब लोग जी तोड़ मेहनत करेंगे और आगे चल के आप लोग भी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हो। कैसे, आइए एक एक करके जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कुछ न्यूज़ की। शॉर्ट में मैं आपको कुछ न्यूज़ बता देता हूँ, इससे आपको थोड़ा कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा कि अभी इंडिया में चल क्या रहा है वीएलएसआई के अराउंड, या मोटा मोटा मैं बोलूँ चिप डिज़ाइनिंग के अराउंड। देखिए, इकोनॉमिक टाइम्स है, इसमें क्या बोल रहा है, Micron's investment in Gujarat will make India global hub for semiconductor manufacturing official। अभी माइक्रॉन क्या है? देखिए, माइक्रॉन असल में ना एक कंपनी है जिन्होंने अपना एक क्या किया हुआ है, अगर आप देखेंगे, दे हैव एस्टैब्लिश्ड अ सेमीकंडक्टर यूनिट फॉर मेमोरी चिप्स एंड सॉलिड स्टेट ड्राइव्स। कहाँ पे किया हुआ है? ये एक सानंद करके जगह है गुजरात में। कितने की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है? $2.75 बिलियन की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ चुकी है। इम्पैक्ट इसका क्या है? लगभग यहाँ से उम्मीद की जा रही है कि 5,000 तो डायरेक्ट जॉब मिलेगी। ठीक है, इनडायरेक्ट का कितना है अभी उसका कुछ आइडिया नहीं। ये बहुत ही एक की प्रोजेक्ट है। इसके अलावा क्या सर यही एक प्रोजेक्ट है? नहीं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ मेजर जो हाइलाइट्स हैं। ये देखो, इंडिया फोर्ब्स की आर्टिकल, वाइब्रेंट गुजरात 2024, इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर चिप विल बी प्रोड्यूस्ड इन गुजरात दिस ईयर, है ना। अब इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? एक सिमटेक करके कंपनी है। अभी सिमटेक क्या है जरा देखें, यहाँ पे जो सिमटेक है ना, इन लोगों ने भी अपना जो प्लांट है ना, वो यही जहाँ पे ये माइक्रॉन्स का प्लांट है सानंद के पास, इन्होंने भी अपना प्लांट यहाँ पे डाला हुआ है। 1250 करोड़ की इन्वेस्टमेंट इसमें आ चुकी है या प्लान्ड है। और इसका ऑब्जेक्टिव है कि ये जो आपके माइक्रॉन्स में ऑपरेशंस को ये और स्ट्रेंथन करेगा, और उनकी जो सप्लाई चेन है कि वो फिर जो चिप बनेगी वो जाएगी कैसे मार्केट में, जो उनके कंज्यूमर्स होंगे वहाँ तक कैसे जाएगी। तो ये पूरा का पूरा काम ये सिमटेक प्लांट ने उठाया हुआ है। इसके अलावा और क्या है, इनको आप लोग जानते होंगे, अनिल अग्रवाल जी हैं, है ना, वेदांता के चेयरमैन है। इन्होंने क्या बोला हुआ है? बोल रहे हैं कि नो चाइल्ड्स प्ले बट इंडिया नीड्स टू सेट अप सेमीकंडक्टर कैपेसिटी। बोल रहे हैं हालांकि ये बच्चों का काम नहीं है, बट इंडिया को सेमीकंडक्टर कैपेसिटी
बिल्ड करनी पड़ेगी, सेट करनी पड़ेगी। तो इस डायरेक्शन में इन्होंने क्या कदम उठाया हुआ देखिए, वेदांता सेमीकंडक्टर फैब, इसका भी डेवलपमेंट अगर मैं आपको बता दूं तो वेदांता एक्वायर्ड फुल कंट्रोल ऑफ इट्स जॉइंट वेंचर विद फॉक्सकॉन फॉर सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट लगभग 20 बिलियन डॉलर के आसपास यहाँ पे प्लान्ड है। ऑब्जेक्टिव वही है कि इंडिया को हमें बनाना है हब किसका, सेमीकंडक्टर चिप डिजाइनिंग का। ठीक है, ये भी गुजरात में ही सेटअप किया गया। इसके अलावा देखो PIB, ठीक है, प्रेस इंडिया ब्यूरो की कुछ रिपोर्ट है, कैबिनेट से भी अप्रूवल मिल चुका है। कैबिनेट अप्रूव्स मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन कमीशन ऑन वर्किंग अरेंजमेंट्स ऑन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ EU इंडिया ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल। तो कैबिनेट ने भी अप्रूव कर दिया है ना। इसके बारे में अगर आप थोड़ा बहुत डिटेल देखोगे तो ये भी एग्रीमेंट हो चुका है, स्ट्रेंथन सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम कोऑपरेशन अंडर द EU इंडिया ट्रेड। EU का मतलब वही हो गया जो भी आपने यूरोपियन कमीशन यहाँ पे देखा था। ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी फोकस क्या होगा, इनहांसिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन्स एंड लेवरेजिंग कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रेंथ्स। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी न्यूज़ है, कुछ मैं आपको दिखा रहा हूँ। एक DLI करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, 2 more फ्यूचर डिजाइन स्टार्टअप कंपनीज अंडर सेमीकंडक्टर डिजाइन लिंक्ड DLI। DLI का मतलब हो गया डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम टू कैटलाइज द सेमीकंडक्टर चिप डिजाइन इकोसिस्टम इन द कंट्री। जो मैं आपको बता रहा था, एंड टू एंड चिप डिजाइनिंग के लिए ये पूरी तरीके से काम कर रहे हैं। ठीक है, इसकी इन्वेस्टमेंट देख रहे हो, इसका बजट क्या है, 760 बिलियन इंडियन रुपीस की बात की जा रही है। ठीक है, ये डॉलर नहीं है, 707 बिलियन इंडियन रुपीस यहाँ पर बजट डिसाइड किया गया है। इसका गोल ये फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट फॉर द डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर डिजाइन इंक्लूडिंग ICs, SOCs एंड अदर सेमीकंडक्टर लिंक्ड डिजाइंस, राइट। इसके अलावा मोदी जी ने भी कुछ बोला हुआ है, ये देखो, व्हाट्स इंडियाज सेमीकंडक्टर मिशन विच PM मोदी सेड विल बिकम द बिग इन द नेक्स्ट 5 ईयर। तो ये है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, एक ISM करके इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन, इसका भी ऑब्जेक्टिव है डेवलपिंग अ रोबस्ट सेमीकंडक्टर एंड डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम इन इंडिया। ठीक है, स्ट्रैटेजीज के अराउंड क्या है, एस्टैब्लिशिंग ऑफ द सेमीकंडक्टर फैब्स, डिस्प्लेइंग फैब्स एंड अदर रिलेटेड फैसिलिटीज, है ना। तो कुल मिला जुला के अगर आप इन सारी न्यूज़ को देखोगे ना, तो ये तो पक्की बात है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है वो अपनी कंट्री को बनाना चाहती है हब किसका, एंड टू एंड डिजाइनिंग ऑफ द चिप्स का। ठीक है, उसके लिए पूरी तरीके से देखिए ये लोग काम भी कर रहे हैं। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इस बात की तो गारंटी दी जा सकती है कि VLSI का फ्यूचर जो है ना बहुत ही प्रॉमिसिंग है, बहुत प्रॉमिसिंग है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो बूम ही करेगी, है ना। इसमें एज ऑफ नाउ मुझे तो कोई डाउनफॉल नहीं दिख रहा है। और जितने लोगों को मैं जानता हूँ, जितने स्टूडेंट्स मुझसे कनेक्टेड है, जितने वर्किंग प्रोफेशनल्स कनेक्टेड है, सभी लोग ये बोल रहे हैं कि ये बहुत ही डायनामिक फील्ड है एंड दिस इज समथिंग टू लुक फॉर द फ्यूचर। ठीक है, तो पहले सवाल का तो मैंने आपको जवाब दे दिया कि क्या VLSI में फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स है कि नहीं। बिल्कुल है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स, इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब इसके बाद कुछ और निगेटिव लोग आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ सर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्ट तो कर रही है, VLSI का जो पूरा का पूरा सब्जेक्ट है वो बहुत ही बूम करेगा फ्यूचर में, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बट इसमें तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों का फायदा है। इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे ही IT से जाके एमटेक कर सकते हैं अगर उनको VLSI में एमटेक करना है। क्या एक इलेक्ट्रिकल का स्टूडेंट IIT से VLSI में एमटेक कर सकता है? आइए इस सवाल का भी जवाब मैं आपको दे देता हूँ। जरा देखिए, क्या इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट VLSI को ऑप्ट कर सकते हैं? तो मैंने ना सारे के सारे IITs का आपके लिए प्रोग्राम ही निकाल के रख दिए कि इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स IIT से VLSI में एमटेक कर सकते हैं। असल में VLSI एक मतलब पॉपुलर नेम है। जब आप IITs में जाते हो ना तो डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं। माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स करके होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स करके एक ब्रांच होती है, VLSI भी होता है, DDT भी होता है, अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आप कर सकते हो। कुछ फेमस IITs का मैंने यहाँ पे जैसे ISC बैंगलोर में ना ब्रांच है आपकी माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड VLSI डिजाइन, इसमें इलेक्ट्रिकल वाले भी कर सकते हो। EC वाले तो हर जगह पे कर सकते हो भाई, तो EC वाले तो टेंशन लो ही मत, है ना। आप तो हर IIT से कर सकते हो, जिस IIT में है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स या VLSI के ब्रांच आप कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल वाले जिनको डर रहता है, जिनको दिमाग में थोड़ा सा थॉट आता है कि यार पता नहीं इस IIT में है कि नहीं, आपके लिए मैंने बहुत सारी अच्छी IIT सेलेक्ट करके रखी है, आप आराम से कर सकते हो। ये देखो IIT बॉम्बे में इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम्स, ठीक है, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिकल एलिजिबल है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मद्रास इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड सिस्टम्स में, यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिकल के बच्चे एलिजिबल हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IIT दिल्ली, ठीक है, IIT दिल्ली में अगर आप देखोगे यहाँ पे 2 ब्रांचेस हैं, और जो सबसे हॉट शॉट ब्रांच मानी जाती है, मतलब कि समझो कि ये ब्रांच सबसे पहले फिल होती है, इसी को मैं बोल रहा था कि VTDT बोला जाता है, VLSI टूल डिजाइन एंड टेक्नोलॉजी, इसमें भी इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे एलिजिबल हैं। उसके अलावा इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सर्किट्स में भी इलेक्ट्रिकल के बच्चे एलिजिबल हैं। तो कुल मिला जुला के कहने वाली बात यह है कि EC और इलेक्ट्रिकल दोनों ब्रांच के बच्चे एम कर सकते हैं। ठीक है, तो अब 2 नेगेटिविटी मैंने दूर कर दी। पहली नेगेटिविटी कि फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत अच्छा है, दूसरी नेगेटिविटी EC और इलेक्ट्रिकल के लिए
अच्छी अपॉर्चुनिटी, मतलब ईसी के लिए तो मैसिव मैसिव अपॉर्चुनिटीज है। इलेक्ट्रिकल वाले भी अगर अपना डोमेन यहाँ पे शिफ्ट कर लेते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप भी सेम कंपनीज में जाके सेम पैकेज उठा सकते हो, सेम पैकेज उठा सकते हो। सर पैकेज कहाँ से उठाएंगे, हमें तो सुनने में आ रहा है कि एमटेक में तो जॉब ही नहीं है, लोग एमटेक करने के बाद बेरोजगार घूम रहे हैं। तीसरी निगेटिविटी ये आती है कि सर एमटेक क्यों करें अगर एमटेक करने के बाद हमारी जॉब नौकरी नहीं लग रही है। देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ मैं आज तक किसी ऐसे बंदे को नहीं जानता हूँ जिसने ढंग से किसी भी अच्छी आईटी से एमटेक किया है मेहनत करके और वो जॉबलेस घूम रहा है। जॉबलेस तो छोड़ो, वो अपने करियर में ना तरक्की पे तरक्की लेता जा रहा है। और सुनो, बहुत सारे लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिन्होंने पीएसयूज की वेल पेइंग जॉब छोड़ के टॉप की आईटीज, आईटी बॉम्बे, आईटी मद्रास, यहाँ से जाके वीएलएसआई वाला कैरियर ऑप्ट किया। मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि हर किसी को पीएसयू छोड़ के ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट मैं ये बता रहा हूँ कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने पीएसयू ज्वाइन किया, वहाँ के वर्क कल्चर से शायद उनका थॉट प्रोसेस मैच नहीं हुआ, तो उन्होंने एक ये डिसीजन लिया। जॉब छोड़ने का डिसीजन बहुत बड़ा डिसीजन होता है, ये मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ। वो कभी आदमी तभी छोड़ सकता है जब उसके पास एक दूसरी बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटी हो, जिसमें कि उसको अपना फ्यूचर लॉन्ग टर्म में दिख रहा होगा, एक अच्छी ग्रोथ दिख रही होगी, तभी वो जॉब छोड़ता है। तो अगर लोग ऐसा कर रहे हैं, इसका मतलब दिस इज द कैरियर टू ऑप्ट फॉर। मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आईटी दिल्ली में, मेरे बहुत सारे दोस्त भी आईटी दिल्ली में। तो आप बोलोगे सर आपके दोस्त भी आईटी दिल्ली में क्या? हाँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने 10-10 साल जॉब करने के बाद जॉब छोड़ी, आईटी दिल्ली ज्वाइन किया। एक मेरे सीनियर, उन्होंने 15 ईयर्स एनटीपीसी में जॉब करने के बाद आईटी बॉम्बे वीएलएसआई ज्वाइन किया। फिर से मैं बोल रहा हूँ, मैं इसको जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ सबको छोड़ के आईटी ज्वाइन कर लेना चाहिए, बट अभी जो ट्रेंड है वो यही है कि लोग पागल हैं एमटेक करने के लिए, ठीक है, खासकर इस वाली ब्रांच में, क्योंकि इसका स्कोप बहुत मैसिव है। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, फॉरेन में भी स्कोप बहुत मैसिव है, ठीक है। तो पहली चीज़ तो ये जान लो कि थोड़े बहुत न्यूज़ हैं कि हाँ कुछ जॉब में कई कई जगह पे उतने अच्छे से कंपनीज नहीं आई है ना, उसका रीज़न ग्लोबल रिसेशन है। क्या है रीज़न उसका? ग्लोबल रिसेशन। उसका रीज़न ये बिल्कुल भी नहीं कि वीएलएसआई का ट्रेंड डाउन है, वीएलएसआई का ट्रेंड अप पर ही है। कभी कभी ग्लोबल रिसेशन आता है तो कुछ एक पर्टिकुलर जगह पे कंपनीज उतनी फ्रीक्वेंटली विजिट नहीं करती जितनी फ्रीक्वेंटली वो तब विजिट करती हैं जब आपकी इकॉनमी बूम पे होती है। बट इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं कि आप जॉबलेस रह जाओगे। कितने सारे लोगों का इस बार मेरे पास मैसेज आया अलग अलग आईटी से, जो सारे स्टूडेंट्स लास्ट ईयर पढ़े हुए थे, लास्ट ईयर पढ़े हुए थे, कितने सारे लोगों का मैसेज आया कि सब लोग प्लेस्ड हो गए। कोई इंटेल में गया है, कोई कॉलकॉम में गया है, कोई किसी को गूगल लेके गया है, कोई टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में चला गया। तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आपको बताया, फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है। दूसरी चीज़ मैंने आप लोगों को बता दी, ईसी इलेक्ट्रिकल दोनों लोग कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ मैंने आपको बता दी कि भैया जॉब है, टेंशन मत लो बिल्कुल भी, वहाँ पे जाके मेहनत करो। वहाँ पे जाके ही मेहनत नहीं कर रहे हो, आपके एमटेक में ही हालत खराब है, कोई स्किल ही आपने वहाँ पे डेवलप नहीं की, फिर बोल रहे हो जॉब नहीं लग रहा हो, तो वो तो वैसे भी नहीं लगने वाली आपकी जॉब, है ना, राइट। तो वहाँ पे जाके मेहनत करनी पड़ती है, 2 साल जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी, फिर आपके पकड़ में आ जाएगा पूरा का पूरा जो ये फील्ड है पूरी, ठीक है। अच्छा, अब चौथी निगेटिविटी इसमें आती है कि सर चलो ठीक है, मान लिया कि जॉब है, मगर सर पैकेज तो हमने सुना है कि उतना अच्छा नहीं लगता है। तो चलो मैंने आरटीआई के थ्रू कुछ आईटी से या फिर कुछ एमएनआईटी से पैकेज का डेटा निकलवाया हुआ है, और उस पैकेज का डेटा देख के ना आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आना चाहिए। जनरली ये बोला जाता है कि आईटीज़ में जो सबसे हॉट शॉट पैकेजेस लगते हैं वो कंप्यूटर साइंस के लगते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि कुछ जगह पे वीएलएसआई के पैकेजेस ने सीएस के पैकेजेस को भी बीट किया हुआ है, तो आपको इस बात को सुन के कॉन्फिडेंट फील करना चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर ऊर्जा का संचार होना चाहिए। ये देखिए, ये आरटीआई का डेटा भाई, ये मैंने अपनी तरफ से नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। ये डेटा कहाँ का है? आईएससी बैंगलोर का। इसमें अगर आप वीएलएसआई का मैक्सिमम सीटीसी देखोगे तो मैक्सिमम सीटीसी वीएलएसआई का आपको दिख रहा होगा 52 लाख का, जबकि कंप्यूटर साइंस का अगर मैक्सिमम सीटीसी आप देखोगे तो ये आपको दिखेगा 49 लाख के आसपास का, है ना। यानी कि इस बार वीएलएसआई ने सरपास किया। ऐसे एमएनआईटी जयपुर का अगर आप देखोगे, वीएलएसआई का 33, कंप्यूटर साइंस का 30, आप इलाहाबाद का देखोगे, ठीक है, 33.4 एलपीए आपका वीएलएसआई का, और कंप्यूटर साइंस का 30 एलपीए का। एनआईटी दिल्ली का देखोगे 27 एलपीए आपका वीएलएसआई का, 7.5 एलपीए आपका कंप्यूटर साइंस का। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि वीएलएसआई के पैकेजेस कम हो गए या पैकेजेस नहीं लग रहे हैं। जो ट्रेंड पहले था वही ट्रेंड अभी भी देखने को मिल रहा है। जैसे मैंने बोला कि कुछ एक आधी जगह पे जो आपका सेंटीमेंट डाउन है वो ओवरऑल रिसेशन की वजह से है, उसमें सिर्फ वीएलएसआई का कोई रोल नहीं है। वीएलएसआई एज ए फील्ड कभी भी डाउन नहीं हुई थी, ना ही आगे फ्यूचर में होने वाली, ठीक है। सारी नेगेटिविटी इसमें हमने पर्दा डाल दिया, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, एक हमारे स्टूडेंट है, अभी कुछ दिन पहले मैं उनके साथ एक सेशन कर रहा था, उस सेशन की एक 1.5 मिनट की क्लिप है, ज़रा उसको भी आप देख लो कि ये एक तो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट है,
इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट होने के बाद इन्होंने वीएलएसआई से एमटेक किया, वीएलएसआई मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट से एमटेक किया, और एमटेक करने के बाद देखो ये खुद बता रहे हैं ये कौन सी कंपनी में जॉब करने वाले, इनकी ज्वाइनिंग जस्ट आने वाली। जरा देखिए इस वीडियो को। एग्जाम दिया तो 2023 में मैंने गेट एग्जाम दिया, मेरा रैंक आया 136 इन इलेक्ट्रिकल। फर्स्ट टाइम मैंने गेट एग्जाम दिया। देन मैंने सोचा कि पीएसयू ना ज्वाइन करके आईआईटी करो, क्योंकि मुझे पढ़ाई करना था तब, मुझे तब सैचुरेट नहीं होना था लाइफ में। तो मैंने एमटेक चूज किया। तो आईआईटी मद्रास में मुझे आईसीएस ब्रांच मिल गया वीएलएसआई में, वहाँ पे एनालॉग के ऊपर स्पेशलाइजेशन थी एमटेक करना। फॉर्चुनेटली मुझे एक प्लेसमेंट भी मिल गया इंटेल में। अभी 3 दिन बाद मेरे ज्वाइनिंग है अगले हफ्ते से। तो इस सफर में सबसे थैंकफुल रहा मैं आप लोगों के साथ, क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिला मुझे, बहुत कुछ। थैंक यू सो मच तथागत। तो सबसे पहली चीज मैं बता रहा हूँ, तथागत की ब्रांच इलेक्ट्रिकल थी। इलेक्ट्रिकल के बाद भी आपने वीएलएसआई चूज किया। तो जनरली बच्चों के दिमाग में फोबिया होता है कि मैं इलेक्ट्रिकल से हूँ, वीएलएसआई में कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। तो आपका क्या मतलब एक्सपीरियंस रहा इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से होने के बाद? पहले मुझे भी लगा था मैं नहीं कर पाऊंगा, नहीं होगा मुझसे। तो जो गेट और एडमिशन का पीरियड था, तब मैंने क्या किया, ये कवर अप कर दिया कि मुझे लगा कि अगर ज्वाइन तो मुझे वीएलएसआई में होना है। अभी समय वेस्ट करने के कोई सोचने, जितना सोचूंगा मैं उतना ही टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा मैंने कोर्स, अनअकैडमी कोर्स है बहुत सारा, मैंने पढ़ाई करना चालू कर दिया कुछ बिना सोचे कि मुझे करना है। मैंने पढ़ाई करके वो जितना भी मेरा लैक ऑफ नॉलेज था रिगार्डिंग सॉलिड स्टेट एंड ऑल द सेमीकंडक्टर थी, मैंने कंप्लीट कर दिया। तो ऐसे मैंने इलेक्ट्रिकल टू इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रांसफर किया मेरा सब कुछ। ठीक है, देख लिया आपने? ठीक है। तो अब कुल मिला जुला के मैं ये बोल सकता हूँ कि मैंने आप लोगों को पूरा का पूरा एक ओवरव्यू दे दिया है कि असल में क्या फ्यूचर है, क्या प्रॉस्पेक्ट्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए एग्जिस्ट कर रही हैं। और अभी अभी आपने अपने एक दोस्त की भी बात सुन ली। मेरी बात पे भरोसा नहीं करोगे तो यार इस दोस्त की बात पे तो भरोसा करोगे, राइट? तो अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि सब सपोज आप गेट में अच्छी रैंक लेके आते हो, किसी आईआईटी में पहुंचते हो एमटेक करने के लिए, तो एमटेक का पूरा सीन क्या होता है, ठीक है? क्या क्या आपको पढ़ना होता है, क्या क्या स्किल्स आप वहां पे जाके सीखते हो, किस तरीके से आपको उसको अप्रोच करना चाहिए, एक पूरी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको स्टार्टिंग टू एंड देने वाला हूँ। आइए जरा देखिए, एमटेक इन वीएलएसआई। एमटेक इन वीएलएसआई Design is a postgraduate program focused on the advanced study and design of the integrated circuits and systems. The program is intended for the students and professionals interested in the field of microelectronics and semiconductor industry. ठीक है? ड्यूरेशन कितने साल का होता है? 2 साल का होता है। 4 सेमेस्टर्स इसमें होते हैं। ठीक है? इसमें डिग्री आपको कौन सी मिल जाती है? मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन वीएलएसआई डिजाइन की आपको डिग्री मिल जाती है। एलिजिबिलिटी क्या होती है? पहली चीज तो आप बीटेक या बीई होने चाहिए। उसके बाद फिर आपके गेट में एक वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए, और उस स्कोर कार्ड के थ्रू आपको वीएलएसआई मिलना भी चाहिए। ठीक है? तो बेसिकली आप काउंसलिंग करवा के आप वीएलएसआई को कैसे भी करके चूज करिए। अपार्ट फ्रॉम दैट करिकुलम क्या होता है? अब आप एडमिशन लेके वहाँ पे पहुँच गए। जैसा मैंने आपको बताया था कि मेजरली वीएलएसआई भी एक ब्रांच होती है, आपकी एक माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच होती है, एक इंटीग्रेटेड सर्किट्स होती है। अगर आप ऑर्डर में देखोगे तो वीएलएसआई को सबसे सुपीरियर माना जाता है। सेकेंड नंबर पर आपका इंटीग्रेटेड सर्किट्स होता है। थर्ड नंबर पर आपका माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है। इनके जो सिलेबस होते हैं या सब्जेक्ट्स होते हैं वो थोड़ा मोर और लेस वेरी करते रहते हैं, बट मेजरली अगर आप वीएलएसआई की बात करोगे तो जो आप पढ़ने जाओगे ना, तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पढ़ाई जाएंगी। डिजिटल वीएलएसआई डिज़ाइन, एनालॉग वीएलएसआई डिज़ाइन, वीएलएसआई टेक्नोलॉजी एंड फैब्रिकेशन, कैड फॉर वीएलएसआई, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड मॉडलिंग, ये पढ़ाया जाएगा। ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, ये आपको करना ही पड़ेगा। जैसे हमारे क्या कहते हैं कॉलेज वगैरह में सीजीपीए होते हैं ना, या फिर हमारे कुछ परसेंटेज होते हैं, वैसे एमटेक में ना आपको क्रेडिट्स बनाने होते हैं। ठीक है? तो सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, जैसे 4 साल में सपोज आपको 52 क्रेडिट्स बनाने हैं, 2 साल में 4 सेमेस्टर्स में। ठीक है? यानी कि हर एक सेमेस्टर में आपको 13 क्रेडिट पॉइंट्स बनाने होंगे। तो जनरली क्या होता है कि इनमें से कुछ क्रेडिट पॉइंट्स आपके कोर सब्जेक्ट्स के थ्रू असाइन किए जाते हैं, कुछ आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। अब इलेक्टिव सब्जेक्ट का मतलब होता है ये तो कंपलसरी है, ये करना ही करना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, ये इनमें से कुछ कम ज़्यादा सब्जेक्ट्स हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी ब्रांच एग्जैक्टली कौन सी है। ठीक है? बाकी कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स आपको दे दिए जाते हैं हर सेमेस्टर वाइज, है ना? तो कुछ क्रेडिट्स उस इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के भी होते हैं। जैसे मुझे लगता है बीटेक में भी आप लोगों के कुछ इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। जैसे जब मैं बीटेक कर रहा था तो हमें ऑप्शन मिलता था उस टाइम पे कि आप ऑप्टिकल फाइबर और ये क्या कहते हैं ऑप्टिकल फाइबर और एक और कोई ऑप्शन मिलता है, आई थिंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में से कोई एक चूज़ करना रहता है, तो आप एक चूज़ कर लेते हो। वैसे ही यहाँ पर भी एक इलेक्टिव सब्जेक्ट, काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपको दिए जाएंगे, उसमें से कुछ सब्जेक्ट आप चूज़ कर सकते हो। ये डिपेंड करेगा आपके आईआईटी टू आईआईटी। कुछ आईआईटी में फोर्स करके वही सब्जेक्ट चूज़ करवा दिया जाता है, कुछ आईआईटी में आपको ऑप्शन दिया जाता है। फिर उसके अलावा आपके पास लैब का काम होगा, फिर आपके पास एक माइनर और मेजर प्रोजेक्ट आपको करना होगा। ये आपका 4 सेमेस्टर का काम रहेगा। इसमें मेहनत आपको करनी पड़ेगी, बट मेहनत करने में आपको मजा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक ऐसी स्किल सीख रहे हो जो जिंदगी भर आपके काम आएगी, है ना?
एक दिन या 2 दिन की बात नहीं है, थोड़ा अगर ब्रॉड व्यू में आप सोचो ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार ये एक ऐसी स्किल है जो जिंदगी भर आपके काम आएगी, जब तक आप जिंदा रहोगे। तो आप 2 साल में तो भाई पूरी जान झोंक दो, इतने अच्छे, इतने स्किल्ड वीएलएसआई डिजाइनर बन के निकलो ना वहां से, कि मार्केट में भाई आपकी डिमांड रहेगी अगर आप स्किल्ड रहोगे। समझ गए? किसी भी फील्ड में, किसी भी फील्ड में। मैंने बचपन में कहानी सुनी हुई थी, मेरे टीचर सुनाया करते थे कि लाइफ में कुछ भी करो ना, ऐसा करो कि आपके जैसा कोई नहीं कर रहा हो। अगर आप घास भी काट रहे हो तो इतनी शानदार तरीके से घास काटो कि जिस सोसाइटी में आप घास काट रहे हो ना, उसके आसपास 10, 12, 15 सोसाइटी में भी लोग आपका नाम लें कि भाई उसको बुला लो घास काटने के लिए। तो कहने का मतलब, इस कहानी का कंक्लूजन या इस कहानी का मोरल ये है कि जब भी आप किसी काम को करो ना, तो सीरियसली करो। ठीक है? इंटेंट आपका बहुत क्लियर होना चाहिए, कभी भी आपका कैजुअल इंटेंट नहीं होना चाहिए, अरे चलो यार कर लेंगे, मौज मस्ती कर लेंगे। इंटेंट अगर आपका बिल्कुल फोकस्ड होगा ना, तो मैं गारंटी से बोलता हूँ कि उसका आउटकम हमेशा अच्छा ही होगा। ठीक है? मेहनत लगेगी, मेहनत तो सबको करना है, तो मेहनत हम भी करेंगे। ठीक है? राइट। इसके अलावा जब आप ये एमटेक कर रहे होगे तो आपके अंदर ना बहुत सारी स्किल्स धीरे धीरे करके डेवलप हो जाएंगे। जैसे कुछ स्किल्स की अगर मैं बात करूं तो आपके अंदर ना कुछ टेक्निकल स्किल्स डेवलप होंगे, जैसे प्रोग्रामिंग इन सी आप करना सीख जाओगे, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज लाइक पाइथन पे आपका थोड़ा थोड़ा कमांड हो जाएगा, स्टैटिक टाइमिंग एनालिसिस की आपको काफ़ी अच्छी खासी नॉलेज हो जाएगी। थोड़ा बहुत हम लोग गेट की तैयारी के दौरान भी एसटीए पढ़ते हैं, बट वो समझ लो कि कुछ भी नहीं है। जब आप एमटेक में पढ़ने जाओगे तो आपको बहुत अच्छी खासी नॉलेज मिलेगी। इसके अलावा बहुत सारे आपको ना हार्डवेयर डिस्क्रिप्शन लैंग्वेजेस में, जैसे कि VHDL हो गया, वेरीलॉग हो गया, इसमें भी आपको ना प्रोफिशिएंसी हासिल हो जाएगी। अपार्ट फ्रॉम दैट आपको एक इलेक्ट्रॉनिक डिज़ाइन ऑटोमेशन टूल होता है, जैसे कि कैडेंस हो गया, सिनॉप्सिस हो गया, है ना, तो या मेंटोर ग्राफिक्स हो गया, इसकी भी आपको नॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको इसके बारे में बहुत कुछ नहीं पता है तो आप सीख जाओगे वहाँ पे जाके। बीटेक लेवल पे आई थिंक VHDL वगैरह का नाम या फिर वेरीलॉग का भी नाम आई थिंक हम लोगों ने सुना होता है। ठीक है? तो अगर वो नाम आपने सुना हुआ तो अच्छी बात है, नहीं सुना हुआ वहाँ पे जाके सीख जाओगे, इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं। बहुत सारे लोग सीख जाते हैं, बहुत सारे लोग Tier 2 Tier 3 कॉलेज से जाते हैं, वहाँ पे जाते हैं, उनको अपने जैसे बहुत सारे बच्चे मिलते हैं, सब लोग आपस में मिलजुल के सीख जाते हैं। देखो एमटेक करना मुश्किल नहीं है, मुश्किल है गेट में रैंक लेके आना। अच्छी रैंक लेके आओगे, वहाँ जब पहुँच जाओगे ना, अच्छी रैंक लाके वहाँ पहुँच गए, इसका मतलब आप उस चीज़ को डिजर्व करते हो, तो वो भी आप फोड़ दोगे जाके। ठीक है? फिर आप और टेक्निकल स्किल्स कौन कौन सी सीख सकते हो, जैसे कि आपका एक इलेक्ट्रॉनिक डिजाइनिंग ऑटोमेशन टूल होता है, जैसे मान लो डिज़ाइन कंपाइलर, प्राइम टाइम, इनोवर्स, LEC, ये सब भी आप जाके वहाँ पे सीख जाओगे। वहाँ पे नहीं सीखोगे मतलब वहाँ पे एक आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, फिर आप कंपनीज में जाओगे, जैसे बहुत सारे लोग क्वालकॉम में जाते हैं, इंटेल में जाते हैं, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में जाते हैं, गूगल हार्डवेयर भी है अभी पिक्चर में। ठीक है? और अगर मैं एनवीडिया की बात कर लूँ तो आप इन सारी कंपनीज में भी जाके ना ये सारी चीज़ें बहुत डिटेल में अच्छे से सीख जाओगे, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं। और आप सेमीकंडक्टर फिजिक्स हो गया, उसका फैब्रिकेशन प्रोसेस हो गया, डिज़ाइनिंग हो गया, एनालिसिस ऑफ डिजिटल एनालॉग सर्किट्स हो गया, ये सब चीज़ें आप बड़े मज़े से वहाँ पे सीख जाओगे। तो ये तो आपके पास टेक्निकल स्किल्स डेवलप हो गई। अब आपके अंदर जब आप 2 साल एमटेक करके निकलोगे ना, तो आपके अंदर बहुत सारी एनालिटिकल स्किल्स भी डेवलप होंगी, जैसे कि आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग और एनालिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होगी, है ना, एबिलिटी टू डिज़ाइन कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ठीक है? जैसे कि मान लो आपको पूरा आइडिया लगाना होगा, मतलब चिप डिज़ाइन करना होगा आपको, परफॉर्मेंस उसकी क्या आ रही है, पावर कैसा हो रहा है, सारे के सारे जो लॉजिक गेट्स लगे हुए हैं उनका कॉम्बिनेशन सही से बैठा हुआ है नहीं बैठा हुआ, कितने गेट्स वहाँ पे रिडंडेंट हो रहे हैं। तो वहाँ पे ना एक्चुअल में आपको कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करनी होगी, वहाँ पर एक्चुअल एक तरीके से आपको गट फील पे जाना होगा, या समझ लो कि आपको करते करते इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो आपको एक गट फील से आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये चीज़ें मेरी रिडंडेंट हो रही हैं, गट फील, और फिर आप उसको साइमुलेट करके चेक कर लोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि अच्छा ठीक है, हो सकता है कि मेरे 100 में से 10 गेट रिडंडेंट थे, तो इनको मैं हटा देता हूँ। ठीक है? ये मैं एक लेमैन लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ कि इस तरीके से आपको वहाँ पे काम करना रहेगा। इसके अलावा आप रिसर्च स्किल्स वहाँ पे सीख जाओगे, है ना, आपको रिसर्च करना आ जाएगा। रिसर्च इन द सेंस कि आपको जब टॉपिक में इंटरेस्ट आ जाएगा तो आप उसमें और घुसोगे और देखोगे क्या क्या लेटेस्ट मार्केट में चल रहा है, कौन कौन सी नई नई इनोवेशंस आ रही हैं, उनके पीछे की क्या टेक्नोलॉजी, तो ये सब रिसर्च भी आप करना स्टार्ट करोगे। आप टेक्निकल पेपर्स हो जाओगे, प्रेजेंटेशंस आप वहाँ पे दोगे, तो टेक्निकल पेपर्स वगैरह भी आप वहाँ पे लिख सकते हो अगर आपको अच्छी खासी नॉलेज हो जाती है, तो बहुत वैल्यू होती है यार। असल में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो इंडिया को स्किल्ड लोग ही तो चला रहे हैं। स्किल्ड लोगों में मैं किसको किसको काउंट करता हूँ, बीटेक करने के बाद जो इंजीनियर आता है ना, उसको भाई मैं स्किल्ड काउंट नहीं करता हूँ। एक डॉक्टर को मैं स्किल्ड काउंट करता हूँ, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो उसके पास सच में स्किल होती है आपकी बीमारी को ठीक करने की, आपको सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑपरेट करके ठीक करने की, सच में स्किल्ड इंजीनियर है। एक इंजीनियर जो एमटेक करने के बाद किसी कंपनी में जाके चिप की डिजाइनिंग में कंट्रीब्यूशन कर रहा है, वो भी एक स्किल्ड इंजीनियर है, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहा है जो बाकी लोगों की रियल लाइफ को इम्पैक्ट करे। भाई हम लोग मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, तो हमारी रियल लाइफ इम्पैक्ट हो रही है ना, जो वहाँ पे बंदा बैठ के एक चिप की डिजाइनिंग कर रहा है, तो सच में वो एक स्किल्ड इंजीनियर है। इसलिए मैं बोलता हूँ
कि सिर्फ बीटेक करने, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हम एमटेक क्यों करें, बीटेक करने के बाद कहीं से वीएलएसआई का कोर्स करके ज्वाइन कर लेते हैं। भाई कर भी लोगे वीएलएसआई का कोर्स ना, पहली चीज़ तो आपके पास आईटी का टैग नहीं है, दूसरी चीज़ आप स्किल्ड इंजीनियर कभी नहीं कहलाओगे उस दौरान, है ना, राइट। बाकी कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या इसमें रहती हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जॉब नहीं है, ये नहीं, वो नहीं है। कभी कभार ये साइकिल थोड़ा ऊपर नीचे होती रहती है, बट ऐसा नहीं कि वीएलएसआई जो कर रहे हैं उनको जॉब ही नहीं लग रही है ना। अगर आपने अच्छी तरीके से एमटेक किया हुआ है, मेहनत की है वहाँ पे जाके, मेहनत ने से एक जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया हुआ है, आराम से जॉब लग जाएगी। जैसा मैंने बोला, बहुत सारे मैं बच्चों को जानता हूँ, टीयर 2 कॉलेज, टीयर 3 कॉलेज, 10 साल तक पढ़ाई छोड़ के जॉब की, फिर उन्होंने ज्वाइन किया एमटेक, वो सब लोग अच्छा कर रहे हैं, 9 तक सीजीपीए मेंटेन करके रख रहे हैं। अभी मेरी एक दोस्त से अभी एक दिन पहले ही बात हो रही थी, आईटी दिल्ली में, वो आरएफ है, रेडियो फ्रीक्वेंसी ब्रांच से, वो आईटी दिल्ली से कर रहा है एमटेक। तो 10 साल से आउट ऑफ टच था, बट वहाँ पे 9.07 या 7 परसेंटाइल सीजीपीए वो मेंटेन करके चल रहा है। तो वहाँ पे जाओगे तो यार माहौल ही ऐसा होता है कि पढ़ ही लोगे वहाँ पे, ठीक है, राइट। फिर उसके अलावा और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप क्या क्या बन सकते हो, आप वीएलएसआई डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो, ठीक है, आप एसिक एफबीजीए डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो। इसके अलावा एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स आपका ये होता है, फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरेज वेरिफिकेशन आप इंजीनियर बन सकते हो यहाँ पे, फिजिकल डिज़ाइन इंजीनियर बन सकते हो, कैड टूल डेवलपर बन सकते हो आप यहाँ पे, रिसर्च साइंटिस्ट बन सकते हो, एकेडमिक रोल्स में जा सकते हो, लेक्चर्स दे सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो आप आईटीज़ में जाके, है ना, अगर आपका बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया इसमें तो। अब कौन कौन सी कंपनीज या इंडस्ट्रीज इसमें आती हैं, तो जैसे इसमें सेमीकंडक्टर कंपनीज होती हैं, सेमीकंडक्टर कंपनीज में आपका इंटेल हो गया, एएमडी हो गया, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स हो गया, कॉलकॉम हो गया, और ये आपका ब्रॉडकॉम हो गया। इसके अलावा बहुत सारे आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज होती हैं, जैसे सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, एलजी हो गया, पैनासोनिक हो गया। ईडीए टूल कंपनीज होती हैं, जैसे कैडेंस, सिनॉप्सिस, आपका मेंटर ग्राफिक, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, डीआरडीओ, इसरो, एनआईसी, बेल लैब्स, मतलब एंडलेस अपॉर्चुनिटीज यार। फिर भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे मचाना चाहते हो, समझ गए। एक बार आपने ढंग से कर लिया, कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं इंडिया में मेजरली, सबसे फेमस तो देखो आईआईटी मद्रास है वीएलएसआई के लिए, बट आईआईटीज़ भी हैं, एनआईटीज़ भी हैं, ठीक है, बहुत सारे वेरियस रेपुटेटेड इंस्टीट्यूट भी हैं। आप अगर टॉप के एनआईटी से, वारंगल वगैरह से भी करते हो तो भी अच्छे पैकेजेस लगते हैं, ठीक है। बट मेरा ऐसा मानना है, अगर आप एमटेक कर रहे हो, 2 साल अपनी ज़िंदगी के दे रहे हो, तो बेहतर है कि आप किसी आईआईटी से करो यार, है ना। वर्ल्ड वाइड भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है, एमआईटी हो गया आपका, स्टैनफोर्ड हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया हो गया, टेक्निकल यूनिवर्सिटी हो गया ऑफ म्यूनिक, है ना, जर्मनी, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर हो गया, एनयूएस, इसमें भी आप गेट के थ्रू जा सकते हो, ठीक है। वर्क एनवायरनमेंट कैसा रहता है, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, ज़्यादातर लोग, जिनको मैं जानता हूँ, अब मुझे ये नहीं पता कि ओवरऑल सिनेरियो ही ऐसा है या नहीं है, बट ज़्यादातर लोग ऑफिस कम ही जाते हैं, वर्क फ्रॉम होम करते हैं, ठीक है। कई सारे लोग ऑफिस भी जाते हैं। जनरली क्या होता है, बैंगलोर वगैरह में या नोएडा वगैरह में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। जैसे बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो नोएडा में ही काम करते हैं कॉलकॉम में, तो वो 2 दिन यहाँ पे आते हैं, काम करते हैं, 5 दिन के लिए फिर अपने घर पे चले जाते हैं, वहाँ से वो वर्क फ्रॉम होम करते हैं। बहुत सारे लोगों में जानता हूँ जो बैंगलोर में रह के सच में काम करते हैं। कहने का मतलब है, देखो डायनेमिक वर्क कल्चर आपको मिलेगा, सबसे अच्छी चीज़ पैकेज अच्छा रहेगा। अगर मैं 1 to 1 बताऊँ, देखो पैकेज अच्छा रहेगा आपका, लोकेशन आपको अच्छी मिलेगी, एक आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी, 5 दिन काम करो, सैटरडे संडे एंजॉय करो, सीखो, ठीक है, जॉब में जाके दिन ब दिन सीखते जाओ, स्किल्ड इंजीनियर बनते जाओ, फॉरेन जाने की आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी। और अगर आपने अपना इंटरेस्ट डेवलप कर लिया, आपको मज़ा आने लगा इस काम में ना, फिर मतलब समझ लो, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छी कोई जॉब आपके सामने एग्जिस्ट कर सकती है। कई सारी चीज़ें सेटिस्फाई होती हैं। देखिए ऐसे इंजीनियर हम चाहते हैं कि हम कोर कंपनीज में काम करें। इन्फोसिस, टीसीएस में यार कोई जाना नहीं चाहता, अगर आप मुझसे दिल की बात पूछो तो कोई जाना नहीं चाहता है, मजबूरी में लोग जाते हैं, है ना, मजबूरी में जाते हैं लोग। तो टीसीएस, इन्फोसिस में कोई जाना नहीं चाहता, हर आदमी चाहता है कि वो अपनी कोर डोमेन में काम करे। तो सबसे पहली चीज़ तो कोर डोमेन में जॉब करने का सेटिस्फैक्शन, दूसरा आईआईटी का टैग आपको मिल जाता है, एक सोशल रिस्पेक्ट मिल जाती है, तीसरा पैकेज आपको अच्छा मिल जाता है, चौथा जॉब डायनामिक है, पांचवा ग्रोथ की कोई लिमिट नहीं है, जितना अच्छा काम करोगे उतनी ग्रोथ मिलेगी। सरकारी या पीएसयू जैसा नहीं है कि 10 साल भी काम करोगे तो ग्रोथ आपकी स्टैग्नेटेड ही रहेगी, ठीक है, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। और मैं कहता हूँ कि यार 20, 22, 23, 25 साल की एज में क्या मेहनत से भागना है यार, सर हमें तो आराम की जिंदगी। अरे भाई क्या आराम करोगे यार, मेहनत करो, ठीक है, जी तोड़ मेहनत करो ना। जो चीज़ आप 2 साल में हासिल कर सकते हो, उसको हासिल करने के लिए हम 10 साल क्यों लगाए यार, है ना। तो हम 2 साल में ना हासिल कर ले उसको, हाँ थोड़ी ज़्यादा मेहनत, तो मेहनत करने के लिए तो हम लोग बने हुए हैं, या आराम करने के लिए बने हुए हैं। आराम करो जो भी है, 6, 7, 8 घंटे जो भगवान ने दिए, बाकी सारा टाइम आप मेहनत करिए, ठीक है। तो मेहनत करो, मज़ा आएगा काम करने में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा हुआ है, और मैं सच में इस चीज़ में भी बिलीव करता हूँ कि स्ट्रेस ना मेहनत ना करने से ज़्यादा होता है। अगर आप खाली बैठो पूरे दिन ना, आप डिप्रेस हो जाओगे भाई, ठीक है। माइंड एक्ट्स एज अ मैग्नेट ऑफ नेगेटिव थॉट्स, एम्प्टी माइंड, खाली दिमाग, ठीक है।
तो मैग्नेट ऑफ नेगेटिव था। काम में आप बिजी रहोगे ना, काम की टेंशन रहेगी, बट खुश रहोगे आप बाय द एंड ऑफ द डे, अच्छी नींद आएगी, फिर अगले दिन सुबह उठ के काम पे लग जाओ। ये बेस्ट तरीका होता है जिंदगी जीने का, ठीक है ना, राइट। एवरेज सैलरी क्या होती है, अभी मैंने आपको मैक्सिमम तो दिखाई दिया था। एंट्री लेवल पे 6 से 15 लाख का पैकेज, मिड लेवल पे 20 से 25, सीनियर लेवल पे 25 लाख से ऊपर का पैकेज आपको मिल जाएगा। देखिए मैंने आप लोगों को बीच में एक दो स्क्रीनशॉट भी दिखाए थे, जो कुछ मेरे स्टूडेंट्स जो IIT BHU में थे, ठीक है, मैं ब्रांच का नाम भूल गया अभी, IIT BHU से भी उनका क्वालकॉम में ही कुछ 35 प्लस का पैकेज लगा हुआ था, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, या आप पुराने वीडियोस देखोगे तो उसमें आपको मिल जाएगा, ठीक है, राइट, ओके, परफेक्ट। अब फाइनली ये सारा सब कुछ समझने के बाद मुझे लगता है कि अब आपके अंदर एक अच्छा मोटिवेशन होना चाहिए गेट की तैयारी करने का, ठीक है। अगर आप X स्पीड से गेट की तैयारी कर रहे थे तो आप 10X स्पीड से तैयारी स्टार्ट कर दो, क्योंकि यार अगर अच्छी लाइफ जीनी है, एक हैसियत अपनी बनानी है, एक अपना मुकाम बनाना है, एक ऐसी जगह पे आपको जाना है जहाँ पर कि आप खुद से नज़रें मिला सको, जहाँ पर कि आप खुद शीशे में देख के बोल सको कि भाई मैंने कुछ उखाड़ा है ज़िंदगी में, है ना, तो मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो अपनी ये जो X वाली स्पीड है ना, इसको 10X कर दो भाई। मैंने आपको सारा प्रॉस्पेक्ट समझा दिया, सारा का सारा इसके अराउंड जो एक नेगेटिविटी है, उस नेगेटिविटी को मैंने काउंटर करके आपको बता दिया। सिर्फ पॉजिटिविटी मैंने आप लोगों को बता दी क्या क्या है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपको बताया वो ये है कि दिस इज़ अ स्किल फॉर अ लाइफ टाइम। अगर आपको कभी भी ज़िंदगी में ऐसी स्किल सीखने का मौका मिले जो ज़िंदगी भर आपके काम आएगी, जो ज़िंदगी भर आपको पैसे कमा के देगी, जो ज़िंदगी भर आपको रिस्पेक्ट देगी ना, उसमें भाई जान झोंक दो, ठीक है। जितनी आपके अंदर लिमिट है ना, सारी की सारी लिमिट क्रॉस कर दो उस स्किल को हासिल करने के लिए, ठीक है। पागलपन आपके अंदर होना चाहिए कि यार मुझसे बेहतर ये स्किल किसी के अंदर नहीं होनी चाहिए, हो ना हो वो अलग की बात है, बट ये थॉट यही लेके आपको चलना चाहिए, ऑलराइट। अच्छा, कुछ बच्चे पूछते हैं कि सर हमें ये बता दीजिए, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया सर VLSI में, VLSI से ही एमटेक करना, सर ये बता दो सर अभी गेट की तैयारी में कौन कौन से सब्जेक्ट मास्टर कर ले। भाई कुछ मत करो, कुछ मत करो, ठीक है। खाली गेट में जो सब्जेक्ट्स हैं उस पर फोकस करो, गेट में अच्छी रैंक लेके आओ, जैसा भी तथागत ने अपनी वीडियो में बोला। जब गेट में अच्छी रैंक आ जाएगी उसके बाद आप 2-3 महीने बैठ के थोड़ा सा जो VLSI से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ सकते हो। अदरवाइज VLSI वगैरह की बहुत सारी वर्कशॉप्स होती रहती है, बहुत सारे ऑनलाइन कोर्सेज होते हैं, बहुत सारे ऑफलाइन कोर्सेज होते हैं, 2-3 महीने जाके उसको ज्वाइन कर लेना मजे से, तो आपको पढ़ने में मजा आएगा और आपके पास एक मोटिवेशन भी रहेगा कि यार मुझे एमटेक में जाके अच्छा करना, तो मैं पहले से ये सारी चीज़ें सीख लेता हूँ। तो अभी ख्याली पुलाव नहीं बनाने बैठ के कि मैं जाके एमटेक कर रहा हूँ, VLSI में मेरा इतने का पैकेज लग गया, उतने का पैकेज नहीं, ग्राउंडेड रहना। फ्यूचर पता चल गया, एम पता चल गया, एम को अब वहाँ पे लॉक कर दो। अभी आप नीचे खड़ो, नीचे से वहां तक जाने का जो प्रोसेस है ना, उस प्रोसेस को डे इन डे आउट करेक्ट करते रहो, सुबह से शाम तक पढ़ाई करते रहो। आपको पता है यही मेरा गोल है, यहाँ तक मुझे पहुंचना है, ठीक है। तो डे ड्रीमिंग छोड़कर आप लोगों को मेहनत करनी चाहिए। हमेशा याद रखिए, ड्रीम देखने से कुछ नहीं होता है, आप कितना भी ड्रीम देख लो उसको डे ड्रीमिंग बोला जाता है। ड्रीम को लॉक करिए और उस ड्रीम तक पहुंचने के लिए जो हार्डवर्क लगता है ना, वो अगर आप करोगे तो आप अपने ड्रीम तक खुद ब खुद ऑटोमेटिकली पहुंच जाओगे। आपको कैसे पता सर? मुझे ऐसे पता क्योंकि ये ट्राइड एंड टेस्टेड तरीका है। मैं खुद बहुत बार ये चीज़ अप्लाई कर चुका हूँ। हर बार जो मैं ड्रीम सेट करता हूँ 10 में से 8 बार अचीव होता है, 2 बार नहीं भी होता है तो दोबारा मेहनत की जाती है उसके लिए, देखा जाता है क्या कमियाँ रह गई, किस वजह से मैं नहीं पहुँच पाया, उसको बैठ के एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो इंसान होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हम गलती करने के बाद उस गलती की एनालिसिस करके वापस से उस गलती को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसी नोट के साथ ये सेशन मैं एंड करता हूँ। आई होप आपको ये वेल रिसर्च सेशन बहुत अच्छा लगा। ऐसे अगर आपको और सेशंस चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर मुझे बताइए कि सर ऐसे और सेशंस लेके आइए। हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमें थोड़ी सी नॉलेज होती है, थोड़ा सा आइडिया लगता है कि हमारी अराउंड दुनिया में क्या चल रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपने इस सेशन से कुछ सीखा, अगर आपको कुछ थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में जनरेट हुआ, तो मैं चाहूँगा कि इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कुछ पॉजिटिव कमेंट ज़रूर लिखें। मुझे यहाँ पे कोई नेगेटिविटी नहीं चाहिए, पॉजिटिव कमेंट आप ज़रूर यहाँ पे कुछ ना कुछ लिखें कि हाँ सर हमें ये सुन के अच्छा लगा, हमने इस सेशन से ये सीखा, या हमने इस सेशन को देखने के बाद थोड़ा अपने एंड से गूगल करके देखा। हम गूगल के सिर्फ हीरो हीरोइन और क्रिकेटर्स के स्टैट्स नहीं सर्च कर रहे सर, हमने थोड़ा सा VLSI के बारे में भी सर्च किया और थोड़ा अच्छा लगा जान के कि हमारा इंडिया, हमारा देश इस दिशा में भी कदम बढ़ा रहा है, ठीक है। तो एज ए इंजीनियर हमें इस बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, कुछ भी हासिल करने के लिए लाइफ में सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत होती है और वो होती है नीयत, इंटेंट। अगर नीयत सही है, इंटेंट सही है, हासिल हो जाएगा। इंटेंट कैजुअल है, इंटेंट में सीरियसनेस नहीं है, तो कभी हासिल नहीं होगा। आप जिंदगी भर मेहनत करो। तो लेट अस बी वेरी वेरी फोकस्ड, और इंटेंट ही आप लोगों के लिए फाइनली मैटर करना चाहिए। ऑल द बेस्ट एवरीवन, सी यू इन अनदर वीडियो।